स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में 23/12/2021 आज की तारीख है। ठीक आज से एक महीना बाद 23 तारीख को अर्थात 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो तैयार हैं क्या आप अपने एग्ज़ाम के लिए? नहीं है तैयार? तो चलिए आपकी तैयारी करवाते हैं आज 15 MCQs के साथ। पहला MCQs की तरफ बढ़ते हैं अपन। मध्य प्रदेश में विक्टोरिया ब्रिज किस जिले में है? ए झाबुआ, बी अलीराजपुर, सी बैतूल, डी छिंदवाड़ा। झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, आप बताइए किस जिले में है? काउंट डाउन कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अलीराजपुर। विक्टोरिया ब्रिज जो है अलीराजपुर में है। शायद 1893 में बनाया गया। इसको चेक कर लेना आप। 1897 1893 के बीच में बनाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1893 में बनाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? ए स्पाईवेयर, बी मॉलवेयर, सी फायरवॉल, डी एंटीवायरस। कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? स्पाईवेयर, मॉलवेयर, फायरवॉल, डी एंटीवायरस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। काउंटडाउन स्टार्टेड। 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फायरवॉल इसका सही आंसर है। कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व है ना, फायरवॉल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है बताइए आप। ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी हरदा। अलीराजपुर, झाबुआ, सिवनी, हरदा, किस जिले में है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र? लगाइए आप। 5 4 3 2 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिवनी जिले में है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। भेल की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी सिवनी जिले में। नाम झाबुआ है लेकिन इसकी स्थापना सिवनी जिले में की थी। आप झाबुआ मत लगा देना, झाबुआ पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं का लोगो जारी करने वाला देश का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? लोगों का पूछा है। लोगो नहीं, पर्सन वाला नहीं, लोगो एक इंग्लिश में होता है ना, LAGO, लोगो, वही वाला। स्वयं का लोगो जारी करने वाला देश का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका नौरादेही, सागर वाला, ऑप्शन बी है रातापानी, रायसेन वाला, ऑप्शन सी है करेरा, शिवपुरी जिले में, ऑप्शन डी है रालामंडल, इंदौर जिले वाला। बताइए आप किस अभयारण्य ने अपना लोगो जारी किया है? नौरादेही, सागर, रातापानी, रायसेन, करेरा, शिवपुरी, रालामंडल, इंदौर। लगाइए आप क्या हुआ इसका सही आंसर। काउंटडाउन स्टार्टेड। 5 4 3 2 1 0। इसका सही आंसर है रातापानी। रायसेन जिले में स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य ने अपना लोगो जारी किया है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लेना आप इसका लोगो कैसा है कैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन गणतंत्र देश बारबाडोस की राजधानी का क्या नाम है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ए जॉर्ज टाउन, बी ब्रिज टाउन, सी नासाउ, डी क्वेट्टो। आपको आंसर मालूम होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ब्रिज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी वाला सेक्शन प्रारंभ होता है आपका यहाँ से। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में भरण पोषण अधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में भरण पोषण अधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? बताइए आप। ऑप्शन ए है धारा 5, ऑप्शन बी है धारा 6, ऑप्शन सी है धारा 7, ऑप्शन डी है धारा 8। लगाइए इसका क्या हुआ। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 7 में भरण पोषण अधिकरण गठन का प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में
सॉरी, इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम पारित होने की तिथि से 6 मास के भीतर, मतलब अधिनियम तो बहुत पहले 2007 में पारित हुआ था, उसके 6 महीने के भीतर, ऐसे मान लीजिए जनवरी में अधिनियम पारित हुआ तो 6 महीने उसके हो जाएंगे, उसके मई में, जून में सॉरी, तो जून के पहले पहले उसको प्रत्येक उपखंड में एक या एक से अधिक अधिकरण गठन करना है। एक उपखंड, ऐसे एसडीएम होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है पूरे खंड का अधिकारी, और एसडीएम होता है प्रत्येक एक उपखंड का अधिकारी। तो लगभग एक जिले में 4-5 उपखंड होते हैं। तो राज्य सरकार ने इस धारा में कहा है कि प्रत्येक उपखंड में राज्य सरकार एक या अधिक अधिकरण का गठन करेगी। मतलब एक उपखंड में 1 अधिकरण, 2 अधिकरण, 3 अधिकरण, कितने भी कर सकती है राज्य सरकार गठन। और उस अभिकरण में जो, उस उपखंड में जो अभिकरण बनेगा उसका अधिकारी जो एसडीओ से रैंक के नीचे का नहीं होगा, उपखंड अधिकारी से न्यून पंक्ति का नहीं होगा। मतलब हर किसी को नहीं बनाएंगे कि एसडीओ लेवल का व्यक्ति उस अधिकरण की अध्यक्षता करेगा, ये कहा गया है धारा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सीय देखरेख का उपबंध किस अध्याय में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आप। एक्ट के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक्ट आपके पास और फेल होने की सीढ़ी यहीं से तय होंगी। ऑप्शन ए है आपका अध्याय 3, ऑप्शन बी है अध्याय 4, ऑप्शन सी है अध्याय 5, ऑप्शन डी है अध्याय 6। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सीय देखरेख को उपबंध किस अध्याय में किया गया है? कौन सा अध्याय है बताइए आप। मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका जवाब हो जाएगा अध्याय 4। अध्याय 3 में वृद्धाश्रमों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 150 बिस्तर कैपेसिटी वाला एक वृद्धाश्रम स्थापित करेगी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। इससे ज़्यादा भी कर सकती है। प्रत्येक जिले के लिए प्रावधान ये है अध्याय 3 में, जो धारा 19 के तहत वृद्धाश्रम है। उसके जस्ट बाद अध्याय 4 प्रारंभ होता है, उसमें स्वास्थ्य की देखरेख की बात कही गई है अध्याय 4 में। तो इसमें धारा 20 आती है, जो स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी वाला सेक्शन की पूछे ना, चिकित्सीय देखरेख की, तो धारा 20 आ जाती है। अध्याय 4 धारा 20 चिकित्सीय देखरेख संबंधी उपबंध अध्याय 4 के धारा 20 में मिलेंगे। और वृद्धाश्रमों का पूछ ले तो अध्याय 3 धारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में, इसे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, धारा 5 के तहत बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बाल श्रम तकनीक समिति के गठन का अधिकार कैसे दिया गया है? शॉर्ट में पूछा है कि 1986 का जो एक्ट है उसमें बाल श्रम तकनीक समिति कौन बना सकता है? आपके ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी समुचित सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताइए आप, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार, राष्ट्रपति, कौन गठन कर सकता है बाल श्रम तकनीक समिति का? आपका काउंटडाउन बिगन होता है जस्ट नाउ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केंद्र सरकार को बाल श्रम तकनीक समिति बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में दहेज को किस धारा में परिभाषित किया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में दहेज को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसने पूछा है दहेज को किस सेक्शन में डिफाइन किया है, डेफिनेशन जो है दहेज की किस सेक्शन में बताई गई है। आपके ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे। ऑप्शन ए 2 के चावे, ऑप्शन बी 2 के जामे, ऑप्शन सी 2 के झामे, ऑप्शन डी 2 के तामे। बताइए आप, चा, जा, झा, ता, क्या होगा? आपका काउंटडाउन शुरू होता है राइट नाउ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 का जा। उसने दहेज का पूछा है, दहेज की डेफिनेशन। तो याद रखिए 2005 के एक्ट में आपसे दहेज पूछे ना
तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। वैसे दहेज लास्ट में क्या आ रहा है, जा, तो जा आ रहा है तो अपन इसको जा से कनेक्ट कर सकते हैं। दो के जा में कनेक्ट है ये ना, वो लग रहा है ना, पकड़ के देखिए, दा हे जा, जा शब्द जो आ रहा है ना, इसको और दो के जा को मैच कर लीजिए तो एक आपको ट्रिक टाइप की बन जाएगी वर्ड टू वर्ड पकड़ने की, कि दो के जा में आपको दहेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किए गए अपराध किस प्रवृत्ति के होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है उसमें क्राइम जो करेगा वो उस क्राइम की कैटेगरी क्या होगी, मतलब किस प्रवृत्ति का होगा, नेचर क्या होगा क्राइम का। ऑप्शन ए है आपका संज्ञेय व जमानतीय, ऑप्शन बी है संज्ञेय व गैर जमानतीय, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है गैर संज्ञेय व जमानतीय, ऑप्शन डी है गैर संज्ञेय व गैर जमानतीय। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए आप क्या होगा इसका आंसर। 5 4 3 2 1 0। काउंटडाउन समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञेय व गैर जमानती होंगे। संज्ञेय मतलब संज्ञान में तुरंत लिए जाएंगे, और गैर जमानती मतलब आपको जमानत आराम से नहीं मिलेगी, पुलिस नहीं देगी आपको जमानत, मजिस्ट्रेट वगैरह देंगे। आप जब आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ना, तब आप जमानत की अर्जी ले सकते हैं, आपको और पुलिस वाले जमानत नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा है उसने कि 2013 वाला एक्ट जो है वर्किंग प्लेस पे डोमेस्टिक का सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला, उसमें कितने अध्याय हैं। आपके ऑप्शन रहे ए 5 अध्याय, और ऑप्शन बी 6 अध्याय, ऑप्शन सी 7 अध्याय, ऑप्शन डी 8 अध्याय। लगाइए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 8 अध्याय, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 8 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में जिला अधिकारी के कर्तव्य किस अध्याय में हैं। जिला अधिकारी के कर्तव्य किस अध्याय में बताए गए हैं, आप बताइए। ए अध्याय 5, बी अध्याय 7, सी अध्याय 9, डी अध्याय 8। सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए आप। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन करेगा लेकिन गलती हो जाएगी अपन से, मगर अपने को गलती नहीं करना, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये एक्ट वाला वीक अपना इसलिए चल रहा है, एक्ट का अधिनियम वाला हफ्ता है, या कहें तो यूनिट 9 का वीक चला है स्पेशली, ताकि एक्ट के क्वेश्चन गलत ना हो अपन से। मैं काउंट डाउन कर रहा हूँ, आप लगाइए। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अध्याय 7। अध्याय 7 में जिला अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किसे हिंदू नहीं माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किसे हिंदू नहीं माना गया है। ए जैन को, बी बुद्ध को, सी सिख को, डी मुस्लिम को। लगाइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। मैं काउंट डाउन कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम। मुस्लिम को इस एक्ट में हिंदू नहीं माना गया है, बाकी अन्य 3 को माना गया है हिंदू। हिंदू में 4 लोगों को हिंदू माना गया है, जैन, बुद्ध, सिख और हिंदू। हिंदू भी इसमें हिंदू काउंट होंगे, जैन, बुद्ध और सिख भी हिंदू काउंट होंगे। बाकी ये अन्य बचे हुए हैं ना, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, इन लोगों को हिंदू नहीं माना गया है उसमें। और संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अंतर्गत जो एसटी के कैटेगरी के लोग बाग आ रहे हैं ना, उनको भी हिंदू नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद की शर्तों का प्रावधान किस धारा में है। बताइए भैया, तलाक किस धारा के तहत तलाक मिलेगा आपको, मतलब
आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी शर्तों का प्रावधान किस सेक्शन में है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद यानी शादी तोड़वाने वाली शर्तों का प्रावधान किस धारा में है। किन आधारों पे आप शादी तोड़ सकते हैं या तोड़वा सकते हैं किसी की, बताइए आप। ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 14। लगाइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धारा 13। धारा 13 में विवाह विच्छेद की शर्तों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में सिविल अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप। ऑप्शन ए 2 के ए में, ऑप्शन बी धारा 2 के बी में, ऑप्शन सी धारा 2 के सी में, ऑप्शन डी धारा 2 के डी सी में। बताइए आप सिविल अधिकार को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। आपका काउंटडाउन शुरू होता है राइट नाउ। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 2 का ए। 2 के ए में सिविल अधिकारों को परिभाषित किया गया इस एक्ट में। फॉर मोर MCQs ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यदि आप और MCQs देखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं खुद से, तो इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और MCQs खुद से चूज़ कीजिए, लगाइए MCQs और आपको लगभग 25-50 लोगों में मालूम चल जाएगा कि आपका कितना इस तरह तैयारी करने का अच्छे खासे रिस्पॉन्स आने लगे। अब टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो वैसे लगभग हमारा 40 लोगों का ग्रुप था, उसमें से मुश्किल से हार्डली 5-10 लोग बाग जवाब करते थे, लेकिन अब 25 से 30 लोग बाग उसमें रिप्लाई करने लगे हैं। अर्थात काफ़ी लोग एक्टिवेट हो चुके हैं एग्ज़ाम नज़दीक आते देखते हुए। तो आप लोग भी देरी ना करें, आप भी वहाँ जाएँ, आपने अपने स्तर का अनुमान लगाएं और तैयारी को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।